वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। आज हम सब करेंगे स्वतंत्रता खंड के खंडों के तहत कुछ छूटे हुए उसके टर्म को, क्या उसमें शर्तें हैं, क्या उसके विधान, उसके बारे में देखते हैं कि आज हम लोग स्वतंत्रता वाले खंड को पूरा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कल के क्लास में समझ में आ गया होगा। जो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो या कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हुई हो, समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे। और फिर तो मेरे बच्चों आप देखते हैं कि स्वतंत्रता वाले खंड में स्वतंत्रता जो आपको 19 से 22 तक दिया गया है, इसमें कल मैंने बताया था कि 19 का में आपको वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आजादी दी गई। खामी 19 खा ही है, इसमें आपको सम्मेलन यानी कि निशस्त्र यानी कि बिना हथियार के यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप क्या कर सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के बिना हथियार के बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं, सम्मेलन सभा कर सकते हैं, सम्मेलन या सभा बुला सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसी बात करो। गाँव में क्या है कि आपको इसके लिए यानी कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से कोई संघ या समिति या कमेटी का गठन कर सकते हैं, कोई संघ या समिति या कमेटी का गठन कर सकते हैं, यानी बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से मेरे बच्चों आप संघ या समिति का निर्माण कर सकते हैं, संघ या समिति या संस्था का गठन कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण संघ या समिति या संस्था का गठन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको आजादी दी गई है अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बिना हथियार के आप सम्मेलन सभा बुला सकते हैं। के तहत वाक की आजादी की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, यानी कि बिना दबाव के अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से कोई भी बात बोल सकते हैं। हाँ, कोई भी बात आप बोल सकते हैं, बट किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई परेशानी नहीं आपकी बातों के द्वारा किसी को। ये सारी बातें हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वाक स्वतंत्रता, बिना हथियार सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संघ या समिति या संस्था का गठन करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत 19 में जो दिया गया है आपको वह क्या है मेरे बच्चों, तो 19 के तहत आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने देश के यानी भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी जगह पर भ्रमण कर सकते हैं, यानी भारत राज्य क्षेत्र के मेरे बच्चों भारत राज्य यानी भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी जगह पर भ्रमण कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्या कर सकते हैं, तो भ्रमण घूम सकते हैं, यानी कि भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण यानी घूमना, यानी कि आप भारत में कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से यानी कि कोई बवाल वगैरह नहीं करे, शांतिपूर्ण ढंग से एक अच्छे नागरिक की तरह यानी कि घूम सकते हैं, एक विजिटर की तरह, दर्शनार्थी की तरह किसी मंदिर में जा सकते हैं, कहीं भी बेलूर हो, बंगलोर हो, कर्नाटक हो, बालाजी हो, कहीं भी आप जा सकते हैं, बट अवैध तरीके से नहीं, यानी कि ऐसा क्रिमिनल ढंग से नहीं, यानी कि कहने का मतलब जो दूसरे को तकलीफ पहुंचा उस तरह से आप नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते भारत में। कहीं दो हथियार में दो नल कटवा रख लो, दो हाथ में दो पिस्तौल रख लो, चलो घूमने, ये भाई गलत होगा। आप कहेंगे बम रख लो पॉकेट में घूमने चले, ये गलत होगा। आपको क्या करना होगा, शांतिपूर्ण ढंग से एक अच्छे नागरिक की तरह, सभी नागरिक की तरह, एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह, यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है अनुच्छेद 19 का आपको आजादी दिया गया है,
आपको यह आजादी दिया गया कभी तो आप घूम सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी। फिर हम देखते हैं कि अंग 19 का अंग जो कहता है आपको 19 का अंग जो कहता है मेरे बच्चों वह बताता है 19 का जो अंग जो कहता है वह आपको बताता है मेरे बच्चों कि आप भारत में भारत का जो राज्य क्षेत्र है भारत की जो सीमाएं हैं भारत की जो बॉर्डर है वहां पर आप शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सकते हैं अपना निवास स्थान बना सकते हैं। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में भारत राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में आप निवास स्थान बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं निवास स्थान बना सकते हैं निवास स्थान बना सकते हैं निवास स्थान बना सकते हैं। यानी भारत में कहीं भी जाकर आप शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं अपना घर मकान बना सकते हैं। 2 साल पहले तक अपवाद हुआ करता था आपका कौन सा तो जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब वहां भी सभी नागरिकों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। वहां भी देश का कोई भी नागरिक जाकर अपने लिए रहने के लिए जमीन वगैरह खरीद सकता है बस सकता है रह सकता है। ठीक है तो ये सारी बातें हैं। यानी कि हाँ कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा फाउंडेशन होता है कुछ क्षेत्रों को जो है ना विशेष दर्जा दिया गया होता है विशेष लोगों के लिए। जैसे कि आपको बता दें आदिवासी बहुल इलाका आदिवासी बहुल इलाके में आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो वहां के लोगों के लिए रिजर्व किए जाते हैं। जैसे पहाड़ी इलाका हो गया झारखंड साइड में कुछ है कि पहाड़ी इलाका हो गया कुछ जंगली इलाके हैं जहाँ पर वहाँ के लोगों का अधिकार है। यानी कि उनको यह अधिकार दिया गया कि वे लोग वहाँ पर कुछ प्रक्रिया या कार्य कर सकते हैं बट बाहरी लोग जाकर वहाँ पर अपने लिए स्थायी रूप से कुछ नहीं कर सकते। तो यह क्षेत्र है ना ऐसा क्षेत्र भारत में क्या होता है ना सीमित होता है और ज्यादा दायरा उसका बड़ा नहीं होता। हाँ और ज्यादा दायरा उसका बड़ा नहीं तो सीमित क्षेत्र में होता है इसीलिए बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल यानी कि ओवरऑल देखते हैं कि किसी भी तरह से आप फाइनली रूप से ओवरऑल क्या करते हैं ना कि कहीं भी भारत में जाकर आप बच सकते हैं रह सकते हैं। दिल्ली हो कानपुर हो मथुरा हो बेलोर हो पंजाब हो गुजरात हो तमिलनाडु कहीं भी जाकर आप बच सकते हैं अपना घर मकान बना सकते हैं। ये सारी बातें हैं इसमें 19 अंगा में नहीं समझिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। और 19 में जिसको कहते हैं जो 19 में क्या दिया गया है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी पेशा को अपना सकते हैं जो भी पसंद हो अपनी रोजी रोटी अपना सकते हैं काम कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं अपना जीवन रोजी रोटी चला सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई 19 के बारे में। और 19 क्या कहता है उसके बारे में सारे प्रावधान तो आप लोग नोट कर ले अगर नोट करना चाहें तो याद रखने के लिए कहने का मतलब है कि रफली आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मेरे बच्चों कि आर्टिकल 20 क्या कहता है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है। देखिए मेरे बच्चों मेरा उद्देश्य है कि आपका बेसिक कंप्लीट हो आपका बेसिक कंप्लीट हो यानी कि जो डीडी पांडे हो गए डीडी बसु हो गए सबका जो वर्जन भारद्वाज हो गया इस सब का जो है ना जो उनका जो ये सब राइटर हैं आपके पॉलिटी के तो ये सब जो है बेसिक किताबें जो एनसीईआरटी है अन्य जो बातें हैं अन्य जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो प्रदान करते हैं वहां से ली गई ये सूचनाएं हैं वहां से आप इन सबको मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए जो यूपीएससी और बीपीएससी यूपीएससी वालों को भी बेनिफिट देगा और आपको बीपीएससी वालों के लिए भी होगा। हाँ इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो राइज होते हैं जो बनते हैं उसका भी मैं एनालिसिस करूंगा उसका भी मैं विश्लेषण करूंगा। जब क्वेश्चन सेशन में लेकर आऊंगा तो वहां भी इसका विश्लेषण होगा। बट अभी मैं बेसिक आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो प्रेशर होंगे कुछ हो सकता है कुछ पढ़े होंगे भूल गए होंगे कुछ बच्चे तो उनके लिए सब क्या करेगा ना एक रिकॉल करने का काम करेगा उनको एक बेसिक जो है ना प्लेटफॉर्म जो है ना क्या करेगा उनको प्रदान करेगा उनको बेसिक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मैंने किया है। अब ये सारी बातें हैं अब प्रेशर करे तो रामबाण बात है भाई। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि 20 में क्या कहता है आर्टिकल 20 जो है ना मेरे बच्चों आर्टिकल 20 जो कहता है मेरे बच्चों आर्टिकल 20 वह कहता है ना कि
दोष सिद्धि के संबंध में आपको सुविधा देता है, यानी कि आपको प्रदान करता है दोष सिद्धि के संबंध में। यानी कि क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है मेरे जो बच्चों, और क्या है कि अनुच्छेद 20 कहता है कि आपको दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में आपको दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि कहा जाए तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है मेरे बच्चों, तो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अगर पकड़ती है, अगर किसी जुर्म में पकड़ती है, तो शर्त है कि आप ठीक है किसी व्यक्ति को पकड़ रहे हैं तो पकड़े, कोई गलत नहीं, आप पकड़ सकते हैं, बट 3 कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशंस। यानी कि वो कौन कौन से कंडीशंस है। पहला कि एक व्यक्ति को एक दोष के लिए एक सजा मिलेगी, एक व्यक्ति को एक दोष के लिए एक सजा मिलेगी, एक सजा का क्या है प्रावधान, एक सजा का प्रावधान है आपका, एक सजा का प्रावधान है। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों कि जुर्म के समय जो कानून बना था उस कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। यानी जुर्म के तहत, जुर्म के तहत सजा मिलेगी, जुर्म के तहत के समय, जुर्म के समय जो कानून था उसके अनुसार सजा मिलेगा, उसके अनुसार सजा मिलेगा। यानी कि जुर्म के समय जो कानून था उसके अनुसार सजा मिलेगा, ही नहीं कि जुर्म हुआ भाई 2 साल पहले और आज का कानून बदल गया तो आज के अनुसार आपको सजा मिलेगी, नहीं। आपका जो जुर्म आपने जो किया उस समय जो कानून था ऑल ओवर अपने इंडिया में या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो कानून वैलिड था उस कानून के अनुसार आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अच्छा बात ठीक है, एक सजा का प्रावधान है। अब दूसरी बात है ना, अब क्या है कि एक व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही सजा मिलेगा, एक व्यक्ति को तीसरे नंबर पर है क्या कंडीशन कि एक व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही सजा मिलेगा, एक जुर्म के लिए एक ही सजा। ही नहीं कि आपको जो एक जुर्म किया और उसके लिए आपको पटना के कोर्ट में भी केस दायर हुआ और दिल्ली के कोर्ट में केस दायर हुआ और आपको दोनों जगह पर सजा सुनवाई हो रही है और दोनों जगह सजा मिलने का प्रावधान नहीं, आपको एक ही सजा मिलेगी दोनों जगह। अगर आप केस तो दायर हो गए, सजा तो आपने जुर्म तो एक ही किया, जुर्म जब आपने एक किया तो सजा तो क्यों मिलेगा, आपको सजा भी एक ही मिलेगी, भले ही केस कितना भी क्यों, कितने भी जगह पर केस क्यों ना अपील कर दिया जाए, दायर कर दिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जुर्म एक किया तो सजा भी आपको एक ही मिलेगा, चाहे केस कितना भी फाइल क्यों ना हो। तो यही सारी बातें, एक जुर्म के लिए एक जन्म आपको सजा मिलेगा, एक सजा का प्रावधान जुर्म के समय जो कानून था उसके अनुसार। अच्छा अब रही बात एक केस के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, एक जुर्म के लिए, हाँ अलग अलग जुर्म करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं। फिर इसमें चौथे नंबर में एक मैं बात बता दूं कि किसी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते कि तुम अपने विरोध में गवाही दो। हर बुक में तीसरे नंबर पर एक रहता है पॉइंट, लेकिन मैंने आपको चौथे नंबर पर डाला है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग डिवाइडेशन किया है 1 नंबर और 3 नंबर में, बट चौथे नंबर में मेरे बच्चों 4th नंबर में जो यहाँ पर कंडीशंस हैं उस कंडीशंस के अनुसार मेरे बच्चों, मेरे फ्रेशर्स, बीपीएससी के फ्रेशर्स या यूपीएससी वाले, ऐसा है कि मेरे बच्चों 4th नंबर में अगर कोई व्यक्ति जुर्म किया, अगर पुलिस उसको पकड़ती है और वह कहता है कि नहीं मैंने जुर्म नहीं किया, तो पुलिस उसको जबरन या बाध्य नहीं कर सकती कि तुम अपने विरोध में गवाही दो। अरे भाई आप गुनाहगार कब होते हैं, जरा सोचें, कभी पता किए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, गुनाहगार आप कोई भी व्यक्ति गुनाहगार कब होता है, दोष उस पर कब लगाया जाता है, दोष उस पर तभी लगाया जाएगा जब वह अपने जुर्म कबूल कर ले। यदि वह जुर्म कबूल नहीं करेगा तो इस पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। और कानून, संविधान में कानून है कि कोई भी व्यक्ति प्रेशर में आकर, दबाव में आकर अपने जुर्म को कबूल
नहीं कर सकता। यानी कि पुलिस अगर चाहे तो डंडे के बल पर और पिटाई के और अन्य किसी प्रताड़ना के दबाव के तहत आपको लाकर दबाव में लाकर आपसे जुर्म कबूल करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपको गवाही देने के लिए बाद अपने विरोध में, खुद के विरोध में, खुद के मेरे बच्चों, खुद के विरोध में गवाही देने के लिए, विरोध में गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आपने जुर्म किया, आपने ठीक है जुर्म किया, हो सकता है आप निर्दोष ना किया हो, पुलिस जो है पैसे के बल पर आप पर दोष लगा रही हो, पुलिस पैसे के बदौलत हो सकता है गलत कर रही हो आपके साथ, तो पुलिस मारपीट कर या डंडे के बदौलत या किसी अन्य तरह से आपको डरा धमका कर आपसे जुर्म कबूल नहीं करवा सकती। यदि जुर्म कबूल करवाती है तो पुलिस गुनाहगार होगी, पुलिस को सजा मिलेगी, पुलिस जो है ना अंडर अरेस्ट होगी, पुलिस जो कानून के दायरे में आएंगे, वो भी जो है ना उनको भी वो भी जो है ना पुलिस से तो क्या हो गया, वो कानून के रखवाले हैं, नहीं कानून के तोड़ने वाले हैं। तो कानून को रखवाले हैं तो फिर वो दबाव में लाकर किसी को कैसे गवाही देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको खुद दिया हुआ है, देख लीजिए, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, सामान्य जन यहाँ बच्चे लोग, यहाँ आपके पास है, यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि पुलिस आपको मार पीट कर या किसी दबाव में लाकर आपसे जुर्म कबूल नहीं करवाएगी। अगर जो है जुर्म, जब तक आप कबूल नहीं करेंगे जुर्म, तब तक आप पर कोई केस चार्ज नहीं होगा और आप निर्दोष हैं। ठीक है, यही सारी बातें हैं। तो इसको हम देखते हैं, आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किसने किया है? आपके संविधान ने किया है। यानी कितने तरह के भाई किताबों में मिलेंगे, 3 तरह का, मैंने बताया 4 तरह का। तो पहला एक सजा एक प्रावधान, जुर्म के समय जो कानून होगा उसके अनुसार आपको जुर्म के अनुसार के समय जो कानून होगा, ठीक है, उस कानून के तहत सजा मिलेगी। तो तीसरे नंबर पर यानी कि आप एक जगह आपने जुर्म किया, कई जगह केस दायर हो गया, कई जगह केस दायर होने का मतलब नहीं हर जगह सजा मिलेगी आपको, सजा एक ही जगह मिलेगा। यानी कि मुंबई, पटना, कोलकाता हर जगह आपने केस दायर कर दिया और कहा कि हर जगह सजा दे दो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। सजा आपको एक ही जगह मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया, जुर्म एक किया, इसलिए एक जुर्म एक सजा। यानी कि चाहे केस तुम कितना पूरे ऑल ओवर इंडिया में दायर कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी होगा फोर्थ नंबर पर खुद के विरोध में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है पुलिस या कोई व्यक्ति, बाहुबली भी नहीं बाध्य कर सकते गवाही देने के लिए, बाहुबली भी बाध्य नहीं कर सकते। ये सारी बातें पुलिस या दबिश से बचने के लिए हमारे राजनेता जानते थे कि पुलिस वाले कितने अत्याचारी होते हैं और बाहुबली लोग कितने अत्याचारी होते हैं। वो लोग जो है ना प्रेशर में लाकर, दबाव में लाकर, डरा धमकाकर, मारपीट करके निर्दोष को, कमजोर को, असहाय को और यानी कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उन सब को यानी क्या करेंगे, खुद के विरोध में गवाही दिवा देंगे। हम कहेंगे हाँ मैंने किया, मैंने किया। वो क्या करेंगे, मारपीट के डर के भाई अपना गवाह जुर्म जो है ना वो लोग कबूल कर लेते हैं। इसी से बचने के लिए हमारे राजनेताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, ये चारों पॉइंट को इसमें डाला है। और सबसे बड़ा जो वैलिडिटी है इसका कि सब अपने आप में वैलिड है, लेकिन ये सबसे बड़ा फोर्थ नंबर, जुर्म के समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। एक सजा एक प्रावधान, चाहे जहां भी केस करो सजा आपको क्या होगा, जहां भी केस करो सजा एक ही मिलेगा। अब आप देखते हैं कि आर्टिकल 20 होगा, 19 को आपने देखा मेरे बच्चों, 20 को देखा। अब हम देखते हैं 21 को देखते हैं। हम 21 को, if you have any problem then comment me on me, if you यदि आप चाहते हैं नोट करना, मेरे बच्चों नोट करो, मैं तो मिटा दिया है, फिर देख लो। फिर अब मेरे बच्चों देखते हैं थोड़ा सा 21 को देखते हैं, आर्टिकल 21 को देखते हैं। आर्टिकल 21 को देखते हैं मेरे बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में देखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों यूपीएससी बीपीएससी करने के बाद
अपने आप को, अपने मुल्क को मत भूलना कभी। कहीं भी सफलता पाने के बाद एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या ग्रेजुएट लेवल कोई एग्जाम हो या मान लेते हैं कोई भी टीचर हो, कुछ भी हो, अपने मुल्क को नहीं भूलना। जिस मुल्क से तुम जो हो उस मुल्क को कभी मत भूलना। उस मुल्क को हमेशा याद रखना कि तुम क्या थे, इस बात को याद रखना। बस जीवन में तुम अपनी तरक्की की ओर बढ़ते जाओ। तो मेरे दोस्तों, और मानव सेवा की ओर ध्यान देना आपसे गुजारिश से बस। और क्या है ना, अनुच्छेद 21 फिर आपका यह बंदा यानी कि एस चंद्रा सुमन सर आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। यानी कि जो कहेंगे, जिस पर वीडियो कहेंगे बनाने के लिए, जिस पॉइंट पर मैं बनाकर आपके लिए सहज ढंग से यानी कि जो आप समझ सके, मैं कोशिश करूंगा आपके बीच आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। ठीक है, और हमेशा आपके लिए मैं लगा रहूंगा, प्रयासरत रहूंगा मेरे बच्चों, आपकी सफलता तक। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 21 देखते हैं। इसका जो आप इसमें जो प्रावधान किया गया है वह क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया मेरे बच्चों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या हुआ, तो इसको पहले जान लीजिए कि यह जो है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार अपने नागरिकों को वह सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी जिससे वह स्वस्थ जीवन जी सके। भारत सरकार या राज्य सरकार अपने नागरिकों को, भारत सरकार या राज्य सरकार अपने नागरिकों को वो सभी पर्यावरणीय जीवन के सभी वो मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको उपलब्ध कराएगी जिससे यहाँ के नागरिक स्वस्थ जीवन जी सके, उनको जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं हो। जैसे इसी के अनुसार आपको क्या दिया जाता है, भारत में हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था की जाती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता है। अरे भाई कहा जाए कि सरकार की क्या जरूरत है देश के नागरिकों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, तो नहीं, जरूरत है। संविधान में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को, आप सरकार में है तो भारत के नागरिकों को आप ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से जी सके, यानी कि उसका उपभोग कर सके, यानी कि उसको जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, कोई भूखा व्यक्ति नहीं सोए। आप सरकार में, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, आप अखिलेश जी हैं, आप योगी जी हैं, आपको देखना है कि आपके राज्य का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, निर्दोष रूप से कोई भूखा नहीं सोए, इसकी व्यवस्था आपको करना है। इसी में जाता है, इसी पॉइंट के तहत दिया गया है। कोई देखना है कि कोई व्यक्ति अपाहिज बेसहारा नहीं है, यानी कि और जो असहाय ना हो आपके राज्य का, आपके देश का, उसको मदद करना, उसकी सहायता करना आपका फर्ज बनता है, आपका जो है ड्यूटी बनता है। दिस इज योर ड्यूटी, जो कि आपको मूल अधिकार प्रदान करता है भारत के नागरिकों को कि वह आपसे मांगेगी। अगर आप नहीं देंगे तो गवर्नमेंट यानी कि जो न्यायालय है आपको बाय फोर्स न्यायालय के द्वारा आपको दिलाया जाएगा और आपको देना पड़ेगा भारत के नागरिकों की असुविधा। तो इसमें बात क्या है समझ लीजिए, जो फैक्ट उसको समझना क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, यानी भारत के नागरिक जो भी होंगे, जो भी यहाँ के सिटीजन होंगे, उनको जो है ना यहाँ की सरकार जीवन जीने के जो आवश्यक तत्व है वो उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इसमें नो डाउट। अब चलते हैं, देखते हैं। अब इसके तहत हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराना, डॉक्टर की व्यवस्था करना, क्या फिर नर्स की व्यवस्था करना, ये सब आते हैं, इसी के तहत आते हैं। फिर अब इस पर विशद चर्चा भी हो सकता है। अब आपको देखते हैं दूसरी बात कि हरित न्यायाधिकरण का गठन 2010 में किया गया था। ठीक है, हरित न्यायाधिकरण का गठन 2010 में किया गया था, इसी अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि हरित न्यायाधिकरण का गठन किसके तहत किया गया, किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था। तो इसका गठन आपको अनुच्छेद 21 के अनुसार किया गया था और इसका
जो मुख्यालय है वह कहाँ है इसका मुख्यालय? तो आपको दिल्ली में। कहाँ है बच्चों? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका जो ब्रांच है वो पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन सब जो भोपाल है। 4 जगहों को, बी फॉर भोपाल, सी फॉर चेन्नई, के फॉर कोलकाता, कोलकाता, और भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, बी फॉर पुणे, क्या, और बी फॉर दिल्ली। तो आप इससे कोई याद करने लायक कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। आपके पास आ जाए डी बी सी डी पी के, बी सी डी पी के, बी सी डी पी के, यानी कि बी सी डी, बी फॉर भोपाल, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दिल्ली, के फॉर कोलकाता, पी फॉर पुणे। यानी बीसीडी को, बीसीडी को पास बुलाओ, बीसीडी को पास बुलाओ। ये ट्रिक हो गया आपका। बीसीडी को पास बुलाओ, आपका हरित न्यायाधिकरण का इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। यानी कि बीसीडी को पास बुलाओ, तो याद रहेगा कि भाई इससे 4 जो है ना, इसके क्या है, आपको मुख्यालय है, ठीक है, इसके यानी कि हरित न्यायाधिकरण जो है ना, इसके मुख्यालय है जो कि खोले गए हैं आपको भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में खोले गए हैं, बट दिल्ली में इसका मूल मुख्यालय है। इस तरह की बातें। तो हरित न्यायाधिकरण जो यहाँ के लोगों के लिए क्या करता है, एक स्वस्थ पर्यावरणीय व्यवस्थाएं करता है भारत के नागरिकों के लिए। कि आपका यही न्यायाधिकरण है जो देखता है कि दिल्ली में कितना डिग्री जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड फैला है वातावरण में, किस शहर में कितना डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड फैला है, कहाँ पर का हवा जो शुद्ध है, कहाँ का हवा शुद्ध है, कितना जो है ना बेहतर होना चाहिए, कितना जो तापमान यहाँ पर हानिकारक है, क्या है नहीं, इन सारी चीजों को ये देखता है न्यायाधिकरण। यानी कि इसी अनुच्छेद के तहत लाया गया है। जो मेरे बीपीएससी के तरह से तैयारी करने वाले इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे वो इस क्वेश्चन को देख कर जाएंगे और जरूर आएंगे। हो सकता है इसके आपको अध्यक्ष से भी आ जाए और मुख्यालय से भी आ जाए, और मैं समझता हूँ जहाँ तक गाइडिंग नहीं से आ जाएंगे, और इसके बाद आपको हो सकता है। फिर अब देखिए इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा थोड़ा फास्ट करना चाहूंगा कि पुराने स्वतंत्रता पर। तो देखिए ये तो दूसरी खास बातें हैं कि अनुच्छेद 21 को मेरे बच्चों 21 का मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बीपीएससी के परीक्षार्थियों, आप समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा इसी में थोड़ा देखते हैं, चलिए आगे आपको मेरे चलता हूँ और क्या है वो बातें। तो देखिए मेरे बच्चों प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता में प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता इसमें क्या है, इसी के तहत अनुच्छेद 21 का के तहत अनुच्छेद 21 का के तहत मुफ्त में फ्री में क्या करता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आप 0 से लेकर यानी कहा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक मुफ्त शिक्षा क्या करना है, उपलब्ध कराना, फ्री में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। इसी के तहत बच्चों आपके गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि पैसा नहीं लगता है, आंगनबाड़ी में पैसा नहीं लगता है, फ्री में सरकार जो है ना मुहैया कराती है। यानी 0 से 14 साल के बच्चों को, या 6 से 14 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में रहे आपको 0 to 14 दे लगा दीजिएगा, अगर ये नहीं रहे तो 6 to 14 है वो भी लगा दीजिएगा, चलेगा। तो मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती है, यानी कि हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है ना आपको मुफ्त में दिया जाता है। ये आपको क्या है ना प्रावधान किया गया है आपको इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत आपको मूल अधिकार में शामिल किया गया है। यानी कि और वो भी 0 से 6 क्लास तक के बच्चों को यानी उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है, ठीक है। और माता पिता का भी जो कर्तव्य वाले में आएगा, जो मैं बताऊंगा, माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा प्रदान करे, उनका यह कर्तव्य बनता है। और ये तो अधिकार है बच्चों का, कोई भी बच्चा इस अधिकार के तहत अपना डिमांड कर सकता है, मांग सकता है, तो उनको अधिकार है कि भाई फ्री में शिक्षा, ठीक है। तो सरकार से डिमांड कर सकता है, सरकार के ऊपर अधिकार है ना, उसका सरकार से डिमांड कर सकता है कि भाई हमको फ्री में जो है ना सुविधा मिलनी चाहिए अपना पढ़ाई करने का। मैं 0 साल का हूँ, 1 साल का हूँ, 2 साल का हूँ या 8 साल का हूँ, जो भी है
मेरे बच्चे 5.7 जो भी है या 14 तक वो डिमांड कर सकता है कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्योंकि ये मेरे क्या है संविधान ने मुझे प्रदान किया है। जब उसके संविधान ने उसको प्रदान किया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था करे प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए जिनके पास बच्चे हैं उनको क्या हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिया जाए आपके यहाँ पर, ठीक है, मुफ्त शिक्षा। ओके, 0 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 का। अरे बनाया गया कब? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस साल लाया गया? 2002 में लाया गया। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन के विषय बीपीएससी या यूपीएससी के लेवल पर ये भी पूछा जा सकता है कि कब लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां 86, और कब लाया गया? तो 2002 में लाया गया। कितने साल ये पूछता है? 0 से 14 रहेगा ऑप्शन में तो वो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो 6 to 14 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो 0 से 14 वाला लगाइएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको पूछता है एग्जाम में, कैप्टन में, बीपीएससी और यूपीएससी में मैंने देखा है, मैंने इन बातों को सही ढंग से देखा है, इसलिए आप मिस मत करेंगे। और फिर क्वेश्चन सेशन जब चलेगा उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग विशद ढंग से, यानी कि व्यापक स्तर पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्वेश्चन आवर में हम लोग करेंगे। नो डाउट, नो, इसके लिए चिंता नहीं करनी है, डोंट वरी, यानी कि आपको करते रहेंगे। अब इस पर जो खास बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यानी कि अनुच्छेद 21 पर आप देखिए थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इसमें भी क्योंकि आप कैंडिडेट ज्यादा होते हैं एग्जाम में तो फिर थोड़ा उसमें तो करना पड़ता है, इसीलिए छांटना भी पड़ता है ना, तो छांटने के लिए तो चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके प्राण के लिए स्वतंत्रता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? दैहिक का मतलब समाप्त कर देना, यानी कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसको आग के हवाले कर देना, यानी समाप्त कर देना। तो दैहिक यानी भौतिक दैहिक तापा, क्या आपने सुना भी होगा कहीं पर यह श्लोक है, भौतिक दैहिक तापा। तो दैहिक का मतलब है यानी कि उसका एक तरह से क्या समापन हो जाना, क्या करना? समापन हो जाना। तो मेरे कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति को क्या है ना कि उसको क्या मिला है, यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद मिला हुआ है, क्या मिला मेरे बच्चों? उम्र कैद मिला है, उम्र कैद मिला हुआ है किसी बच्चे को, किसी लोग को, किसी व्यक्ति को क्या है ना, किसी व्यक्ति को उम्र कैद मिला है। मेरे बच्चों उम्र कैद में हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली हुई है तो इसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीने की इच्छा रखता हो, कोई व्यक्ति जीने की इच्छा रखता हो तो वो क्या करेगा? अपनी रिहाई की कोशिश करेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को सेल वगैरह की सजा दे दिया गया हो, यानी कि उसका जीवन नाटकीय हो गया हो और वह जीना नहीं चाहता हो, वह उब चुका हो अपने जीवन से, तो वह अपनी इच्छा मृत्यु का भी क्या कर सकता है कि वह अपनी इच्छा मृत्यु का ये भी अपनी इच्छा मृत्यु के लिए क्या कर सकता है? कोर्ट से परमिशन मांग सकता है। यहाँ भाई मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मरना, क्योंकि मुझे जो जिंदगी मिली है, जो मुझे जीवन मिला है, इसे मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना पसंद करता हूँ, मरना चाहता हूँ। इस पर बहुत सारे वाद विवाद हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई। यहाँ भाई क्या होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु का परमिशन मांगता है तो क्या सरकार उसको दे या नहीं दे, किस स्थिति में दे? हाँ, कोई बीमार हो, बहुत सीरियस पोजीशन में क्या हो गया हो, कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो, उसका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया हो, अगर तो उस स्थिति में कष्टमय हो जाने के बाद उस स्थिति में उसको ऑर्डर दिया जाए कि नहीं दिया जाए, सरकार उसको परमिशन दे या नहीं दे इच्छा मृत्यु का परमिशन। तो इसीलिए ऐसे बातें, जो वाद विवाद की बातें जो न्यायालय के अधीन है, देखने पर यानी कि तत्कालिक जो स्थितियां हैं,
तो तत्कालिक स्थितियों को देखने के बाद न्यायालय के विचार विमर्श के अनुसार यानी कि सरकार इस पर कुछ अपना क्या करती है ना, एक्शन वगैरह लेती है और अपना क्या करती है कि अपनी प्रतिक्रिया देती है। तो मेरे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि जीने की इच्छा जिसकी समाधि, मान लें किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होना हो और आप उसको डरा रहे हैं कि फांसी की सजा होना है 2 दिन के बाद। अब वो जो है कह रहे 2 दिन के बाद क्यों देगा, अभी दे दो मुझे, जो देना है अभी दे दो, 2 दिन में तरह तरह को जो जीऊंगा इससे बेहतर है कि मुझे पहले दे दो। तो ऐसे स्थिति में भी यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद 21 का सहारा लिया जा सकता है। 21 के माध्यम से ही कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांग सकता है या अपने जीवन को समाप्त करने के लिए ऑर्डर मांग सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, और परमिशन ले सकता है गवर्नमेंट से या न्यायालय से। तो ये सारी बातें हैं, तो इन सब पर बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं और अंततः जो इस पर जो निष्कर्ष निकला है, न्यायालय के परामर्श से तत्कालीन स्थितियों को, न्यायालय के परामर्श से तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए, न्यायालय के परामर्श से विचार विमर्श करने के उपरांत जो होगा ना, उपरांत जो भी स्थितियां बनेगी, जो दिखाई देगा, सरकार या न्यायालय इस पर क्या करेगी, अपना एक्शन लेगी। तो मेरे बच्चों, अब हम देखते क्या है कि ये तो अगर इसके तहत मान लेते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में, शहर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराना, क्या स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराना, स्वच्छ पानी यानी पेयजल, यानी भोजन की व्यवस्था, यानी कि आपको रोशनी का प्रबंध क्या है मेरे बच्चों, रोशनी का प्रबंध क्या है, आपके मोहल्ले में रोशनी का प्रबंध, यानी कि डीडीटी का छिड़काव, यानी कि जो आवश्यक जो सुविधाएं हैं एक सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो करते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत आपका अधिकार है, इस अधिकार को पूर्ण करते हैं और इसके तहत प्राण एवं दहेज सुरक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, एक शहर के नागरिक को या किसी भारत के नागरिकों को, यानी सरकार के कर्मचारी क्या करते हैं ना, सरकारी जो कर्मचारी है ये यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं, स्वच्छ पानी, रोशनी, भोजन, यानी कि किसी अन्य तरह के महामारी से, यानी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता से, यानी स्वास्थ्य सेवा, इस तरह की जो है ना व्यवस्था जो है ना कराया जाता है। और कहा जाता है कि हाँ भाई, भारत जो भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो क्या करेंगे कि आपको यहाँ के नागरिकों को इस तरह की व्यवस्था देंगे, यानी कि स्वच्छ पानी की, रोशनी की, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको देने का की जिम्मेदारी है। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है, जो 21 में किया गया है, जो प्राण एवं दहेज सुरक्षा के अंतर्गत आपका खंड शामिल किया गया है। तो इस तरह की बातें हैं। तो हम देखते हैं कि आपको इस खंड जो है ना, इसमें बहुत सारे डिबेट हैं, उस डिबेट को हम लोग क्या करेंगे कि फिर जो इस क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान अगर कोई क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन राइज होता है या कोई क्वेश्चन राइज होता है, डिबेट होता है, तो फिर हम इस पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे और आगे जो देखेंगे मेरे बच्चों। तो फिर आज देखेंगे, आज इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग कल, आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। गुड बाय।